वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम से पता चलता है ऐसा क्रॉस जिसमें एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है। मोस्टली बच्चे लिखते हैं कि स्टडी ऑफ वन इनहेरिटेंस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्टडी नहीं है ये, किसकी स्टडी है? इनहेरिटेंस की स्टडी। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर कि एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस कैसे होती है। इनहेरिटेंस का मतलब कि उसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, दैट इज इनहेरिटेंस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने करवाया था उसमें उसने हाइट जो थी प्लांट की वो स्टडी की थी। क्लियर? अब उसमें जो दो पेरेंट लिए उसने, एक था प्योर टॉल और दूसरा है प्योर ड्वार्फ। ये प्योर लाइन है। प्योर लाइन का मतलब आपको बताया था पहले कि जब किसी प्लांट को या किसी ऑर्गेनिज्म को जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक प्रोपेगेट कराया जाता है तो उसमें जो प्योरिटी है कैरेक्टर की वो बनी रहती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन। डेविएशन नहीं होती है कैरेक्टर। तो ये प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट उसने लिए, एक लंबा प्लांट लिया और एक बोना प्लांट लिया। ठीक है बच्चों, फिर उसमें से एक प्लांट को उसने मेल कंसीडर किया, एक को फीमेल। मतलब उसने क्या किया, जिस प्लांट को उसने मेल कंसीडर करना था, मतलब जिसने पोलन ग्रेन लेने थे, उसके पोलन ग्रेन जो थे, जो फीमेल प्लांट उसने कंसीडर करना था, उसने क्या किया, उस प्लांट का जो फ्लावर था उसमें से जो एंथर था उसको रिमूव कर दिया, मींस इमेस्कुलेशन कर दी। ये समझना है पहले आपने, पूरा अपने माइंड में पिक्चर बनानी है कि हमें मालूम है कि जो पाइजन सेटिवम है पी प्लांट का वो क्या है, बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं उसमें। तो अगर मेल और उसमें बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाती है, तो मेंडल ने क्या किया कि बर्ड कंडीशन में ही उसको मेल पार्ट को रिमूव कर दिया ताकि इसके पोलन ग्रेन यहां ना गिर सके, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। ठीक है, तो उसने इसको इमेस्कुलेशन कर दी इसकी, और इसको फिर उसके बाद कवर कर दिया उसने ताकि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना इसके स्टिग्मा के ऊपर आके गिर जाए, क्योंकि फ्लावर उसने ओपन किया था। फिर जब पोलन ग्रेन ये मैच्योर हुए दूसरे प्लांट के जिसको उसने मेल कंसीडर किया था, फिर उसने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाई। ठीक है, तो ये इसके आगे गेमेट बनेगी। तो ये आपने ऐसे पिक्चर बनानी है माइंड में मोटी सी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कंट्रोल्ड पॉलिनेशन की है उसने। ठीक है, वैसे तो ये प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करता है, लेकिन क्योंकि फ्लावर साइज बड़ा है इसलिए मेंडल को सक्सेस भी मिला। ठीक है, तो कंट्रोल पॉलिनेशन ये गेमेट्स बन गए आगे, स्मॉल टी और कैपिटल टी। उसके बाद जब पॉलिनेशन करवाई तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन। तो स्टिग्मा के ऊपर जब उसने डस्टिंग की एंथर की, फिर उसके बाद पॉलन वहां जर्मिनेट किए, पॉलन ट्यूब बनी। ठीक है, यहाँ पॉलन जर्मिनेट किए, पॉलन ट्यूब बनी, और फिर अंदर जो एम्प्टी सैक था उसके अंदर, ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में किया डिटेल हमने, तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब के रास्ते वो आगे पॉलन ट्यूब जाएगी और उसमें मेल गीमेट अंदर जाएंगे। पॉलिनेशन होगी, उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन हुई, फिर सीड जो उसको प्राप्त हुई, फिर उसने सीड को वो लगाए। ठीक है, बो दी उसने। तो फिर उन सीड को जो बोने के बाद जितने ही प्लांट्स मिले उसको उसने बोला F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन का मतलब ऐसी जनरेशन जो उसने दो पेयर प्लांट सेलेक्ट किए थे उनमें क्रॉस करवा के जो उसको पहली जनरेशन प्राप्त हुई उसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट प्रोजनी। क्लियर? अब उसमें क्या देखा कि जितने भी प्लांट थे F1 जनरेशन के, वो सारे के सारे प्लांट क्या थे, टॉल थे, लंबे थे वो। हालांकि उसने शुरू में दो पेरेंट लिए थे, एक टॉल लिया था एक ड्वार्फ लिया था, लेकिन उनकी क्रॉसिंग करवाने के बाद F1 जनरेशन में उसको जितने भी प्लांट्स प्राप्त हुए वो सारे के सारे क्या थे, टॉल प्लांट थे। फिर बाद में उसने इस क्रॉस के ऊपर दो लॉज दिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझेंगे। अगर ये क्रॉस आपको समझ में आएगा तो वो लॉज भी समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो F1 जनरेशन को फिर उसने क्या किया, आगे सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, ऑन सेल्फिंग F1 जनरेशन। सेल्फिंग का मतलब पहले जैसे उसने कंट्रोल्ड पॉलिनेशन करवाई थी, अब उसने ये जो प्लांट लगाए इन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होने दी। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने दी तो ये दोनों प्लांट पेरेंट बन गए, ये कैपिटल टी, इनके आगे गेमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर आप चैप्टर बोर्ड भी बना सकते हैं अगर आपको कोई मुश्किल लगता है तो। ये पहले इसको कंसीडर करेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी।
अब ये जो सीड बने इनको जब उसने लगाया, फिर जो उसको प्लांट प्राप्त हुए उसको बोलेंगे F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन की जब उसने कैलकुलेशन की, फर्दर आगे रेशो निकाली, तो उसने क्या देखा, इसमें से जो 3 प्लांट थे, मतलब कि 75% जो प्लांट्स दे वर टॉल एंड 25% प्लांट्स वर ड्वार्फ। ये है फिनोटिपिक रेशो। देखने में फिनोटिपिकली क्या हुआ, फिनोटिपिकली जो प्लांट थे उसमें से 75% प्लांट जो थे वो क्या थे, टॉल थे, और 25% प्लांट क्या थे, ड्वार्फ थे। ठीक है। और जब उसने जीनोटाइप स्टडी किया, उसने तो जीनोटाइप स्टडी किया तो जीनोटाइप था 1:2:1। अब जैसे हम देखेंगे ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, हालांकि है ये भी टॉल ही है। 3 में से एक प्लांट जो है वो होमोजाइगस है और 2 प्लांट जो है वो हेटेरोजाइगस है और एक होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर होगी बात। जीनोटिपिक रेशो कैसे देखनी है आपने, जो जेनेटिक मेकअप है वो देखना है आपने। जैसे ये टॉल प्लांट है 3, क्या इन तीनों के जीन जेनेटिक मेकअप, जीन का जो मेकअप है वो एक जैसा ही है, अलग अलग है। इसका कैपिटल टी है और इन दोनों का सेम है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो 2 इतने लिख दिए, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी लिख दिए, बहुत सिंपल है। मतलब आप देख के जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको देख के बता सकते हैं कि जीनोटिपिक रेशो क्या होगा। क्लियर। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था उसकी फिनोटिपिक रेशो कितनी है, 3:1। मींस फिनोटिपिक रेशो का मतलब F2 जनरेशन में जो प्लांट्स प्राप्त हुए वो कितने लंबे थे और कितने ड्वार्फ थे, उसमें से देखने में कितने लंबे थे और कितने ड्वार्फ थे। और दूसरी बात जीनोटिपिक रेशो, उनका जेनेटिक मेकअप कैसा था, जो टॉल प्लांट थे क्या उनके जीन्स एक जैसे थे सभी के या अलग अलग थे। तो जब उसने वो स्टडी किया तो उसने देखा कि उसकी जो जीनोटिपिक रेशो है दैट इज 1:2:1। क्लियर। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इस क्रॉस के आधार पर उसने 2 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा